अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान सैयद मोहम्मद अयूब बुखारी एडवोकेट। आप बहुत सीनियर वकला में आपका शुमार है, तो आज मैंने कहा कि इनका इंटरव्यू करते हैं और इन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई है, मुझे टाइम दिया है। सबसे पहला इनसे सवाल है कि इन्होंने वकालत का शोबा कब अख्तियार किया? ये शौक़ की तरफ आए थे या इत्तफ़ाक़न इस शोबे में आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अपने नज़रों में इस काबिल समझा कि मैं कोई आपके किसी पुरमकसद सवाल का जवाब दे सकता हूँ। हुआ इस तरह कि मैं प्राइमरी जमात से लेकर, पहले मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुना लूँ। ये सन 1937 की बात है, 1937। मेरी उम्र उस वक्त थी कोई तकरीबन 4 साल। मेरे बड़े भाई स्कूल में दाखिल हुए, तो मैंने कहा कि मैं भी इनके साथ स्कूल जाऊंगा। बूटे में प्राइमरी स्कूल था, हिंदू हेडमास्टर था, बंसी लाल उसका नाम था, मुझे आज तक याद है। मैं अपने भाई के साथ गया। सुबह की जब हुई दुआ, उस ज़माने में जो भी था, तो वो आया, देखा उसने मुझे, तो मैं छोटा सा था कद में भी, तो वो कहता है क्यों आए हो तुम? ओ, मेरे भाई ने कहा ये मेरे साथ आया। उसने कहा नहीं, हम कोई किसी के बच्चे यहाँ पालना नहीं है कि बच्चे किसी के पालें, जाओ। उसने मुझे स्कूल से निकाला, मैं उधर से निकला। बाहर थोड़े से फासले पर मेरे ताया का उजरा था। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पूछा वो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे मास्टर ने निकाल दिया है स्कूल से। उससे उन्होंने मुझे उठा लिया और गए हेडमास्टर से कहा तुम्हें पता है ये कौन है और तुम किस लिए आए हो यहाँ? ये मेरे वालिद साहब का नाम लिया, उसका बेटा है, और तुम्हें पता है वो ज़िला काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर है और तुम उसके नौकर हो। खैर, ये मेरा तालीमी शौक़ था। फिर वो उसने मुझे वहाँ स्कूल से न निकाला, लेकिन दाखिल न किया क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं प्राइमरी से लेकर बीए तक मेरिट का स्कॉलरशिप होल्डर था। बीए में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स में स्कॉलरशिप लिया। उसकी बेसिस पर मुझे सीटो कल्चर प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर इन इकनॉमिक्स का वजीफ़ा मिलने का कभी इम्कान हो गया। मेरे कागजात एक्सेप्ट हो गए। तो करना होना ये था कि मैंने 2 साल मनीला और 3 साल पेरिस में पढ़ना था। यूनिवर्सिटीज़ डेजिग्नेट हो गई थी। मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने क्रीडेंशियल भेजे, तो मनीला वालों ने जवाब दिया कि हमने तुम्हें एडमिट कर लिया है, और पेरिस वालों ने कहा कि मनीला के रिज़ल्ट के बाद हम तुम्हें बतलाएंगे फाइनली, लेकिन हमने प्रोविजनली तुम्हारा नाम लिख लिया। मैंने वालिद साहब को बतलाया तो वालिद साहब ने कहा नहीं, तुम जाओ। सरदार मोहम्मद अकबर ख़ान साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो मेरे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, तो उनसे पूछो। तो उन्होंने भी कहा, ये दोनों जमात इस्लामी के फाउंडर मेंबर थे, तो उन्होंने कहा नहीं जाना। तो मैंने रिएक्शन में लॉ ज्वाइन किया कि मैंने कहा मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैं जब लॉ कॉलेज में गया दाखिल, उस वक्त तो बड़ा मेरिट था लॉ कॉलेज के लिए भी बंदे का। तो बहरहाल मुझे शेख इम्तियाज़ अली साहब ने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारा ये मेरिट है, लॉ में क्या करते हो? मैंने उनको सारा किस्सा बताया और कहा कि मैं सर किसी की नौकरी नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैंने अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, और ये 1957 की बात होगी। आपका बहुत वसी तजर्बा है, आपके ख्याल में एक वकील को कैसा होना चाहिए? वकील को सबसे पहले मैं आपको बड़े मज़ेदार बात बताऊँ। वकील को सबसे पहले अपनी ग्रेस और डिग्निटी का लिहाज रखना चाहिए। सरदार मुमताज़ अली ख़ान अल्लाह उनको बख्शे, अगरचे वो मेरे रेगुलर सीनियर तो नहीं थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ शफ़क़त करते थे, केसों में एसोसिएट कर लेते थे। वो मुझे ये कहा करते थे कि देखो
यू मे लूज ए केस बट यू शुड नॉट लूज योर ग्रेस। और ग्रेस लूज न करने की बात यह है कि तुम अपने केस को जिस दिन लो उसी दिन उस केस की तैयारी कर लो, वक्त पर अदालत जाओ, बिला वजह अदालत से या दूसरे वकील से या गवाहों से न उलझो। हर वक्त अपने आप को तालिब इल्म रखो, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखो लॉ के बारे में। कहीं कोई मुश्किल दरपेश आए तो सीनियर से पूछने में ना हिचकिचाओ। ये था, और यही एक वकील को होना चाहिए कि वकील को पता होना चाहिए कि मेरे पेशे की एक ग्रेस है। सोसाइटी में मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी विदाउट किसी प्रेसिडेंट के या प्रोटोकॉल के मेरी बहसियत वकील मुलाकात हो सकती है। नहीं, जो हर बंदे को जो ये, या हर मुलाजिम को या हर एहलकार को ये सहूलत हासिल नहीं है। मुआशरा हमारी इज़्ज़त करता है तो हमने भी उसके रेसिप्रोकेशन में मुआशरे को इज़्ज़त देनी है। और मुआशरे को इज़्ज़त इस तरह दे सकते हैं कि हम मुआशरे के लिए उसूल इंसाफ में एक आला कार हों, इंसाफ की खातिर, न कि अपने केस को जीतने की खातिर। मौजूदा हालात में वकला को कौन से मसाइल और मुश्किलात का सामना है? दरअसल हर जगह पे मसला जो है वो मसला तो माशी मसला होता है। यहाँ पे कॉलेजों, लॉ कॉलेजेस की मशरूम ग्रोथ के साथ इस प्रोफेशन में इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं। आपको पता है हाजी साहब कि अटक का ज़िला जो था वो लावे से लेकर झारीकस तक था जिस वक्त हम आए। मैं 1959 में आया तो इस वक्त इस ज़िले में कुल हेडक्वार्टर पर 22 वकील थे मुझसे पहले। पिंडी गेब में 4-5 वकील थे, 2-3 तलगंग में थे। ये सारी यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। और अब 500 से ऊपर वकील हैं हेडक्वार्टर में। ज़िला टूटकर आधे से कम रह गया है और हर सब डिवीज़न में, हसन अब्दाल में सेशन जज की एडिशनल की अदालत है, फतेह जंग में है, पिंडी गेब में है, जंड में है, और यहाँ मौक अटक सदर मकाम पर 4 सेशन जज बैठते हैं, 1 सेशन जज, 4 एडिशनल सेशन जज, 500 वकील हैं। मुकदमात जो हैं उनकी नौइयत कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ मुकदमे चले गए स्पेशल कोर्ट्स में जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आते ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे इतने वकीलों को आधा ज़िला केटर फार नहीं कर सकता। सबसे पहले तो चाहिए ये कि वकालत में दाखिल होने के लिए और वकालत का लाइसेंस देने के लिए एक स्टैंडर्ड हो। बग़ैर स्टैंडर्ड के, बग़ैर देखे जो बंदा कहीं से रिटायर होता है वो भी आके वकील बन जाता है, जो कहीं से मैट्रिक भी पता नहीं किस तरह पास करता है, आगे बीए भी कैश करता है, LLB में से प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला हो जाता है। यहाँ आते हैं, प्रोफेशन जो है इस वजह से इतना नहीं रहा कि वो सब वकीलों को केटर फार कर सके। इसलिए बेशतर वकीलों के लिए मामला जो है वो माश का मामला है और उसके लिए फिर वकीलों को मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, जिसकी बदकिस्मती से इस कौम में क्या वकील क्या कोई और उस मेयार की मेहनत नहीं करता जो उसका पेशा तकाजा करता है। कुछ वकीलों के अपनी हद तक मसाइल है, अपनी वजह से वकीलों के मसाइल हैं। वकीलों की इतनी कसीर तादाद एक मसला है, वकीलों का स्टैंडर्ड तालीम का गिर जाना एक मसला है, बार का लिबरल हो जाना लाइसेंस देने में ये एक मसला है। इसलिए कि एक जगह पे अगर आप 10 बंदे मिटा सकते हैं तो वहाँ पे आप 100 ले आएंगे तो वो खामखा मसला पैदा होगा। ये जो मशरूम ग्रोथ है कॉलेजेस की, और फिर जिस तरह से आसान लिया जाता है कानून की तालीम को, पहले ये मसले हल होने चाहिए, फिर जेनुइन वकील आए तो मुमकिन है मसले कम। आपके ख्याल में इंसान का कानून के साथ कोई रिश्ता है या नहीं? इंसान का कानून के साथ ऐसा रिश्ता है कि आप ये देखें कि ये था कानून कि इस दरख्त के नीचे नज़दीक नहीं जाना, अल्लाह का हुक्म था।
कानून हुक्म होता है। इंसान उस दरख्त के नज़दीक चला गया, कानून टूट गया, कानून टूटने के बदले में सज़ा मिल गई, बाहर से ज़मीन पे आ गया। तो ये कानून तो इंसान की फितरत में है। कानून क्या है? हुक्म मानना। इंसान जो है ये पाबंद ही हुक्म का है, हुक्म खुदाबंदी का पाबंद है या किसी और हुक्म का पाबंद है। इसलिए कानून लाजिम व मलजूम है इंसान की मुआशरती और इनफरादी और ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि इंसान जो है, कोई भी इंसान है, उसकी 3 ख्वाहिशात हैं, 3 इंस्टिंक्ट्स हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं कि वो इस ज़िंदगी में कुछ करे, और वो करे जो इन 3 इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले इंस्टिंक्ट इंसान का पेट है, दूसरा इंस्टिंक्ट इंसान का अफजाइश नस्ल है, तीसरा इंस्टिंक्ट ये है कि इंसान पहचाना जाए। अब अगर इन 3 इंस्टिंक्ट्स के, ये इंसानी ज़िंदगी का सेकुलर आस्पेक्ट है, मजहबी आस्पेक्ट दूसरा है, वह मैं अर्ज़ करता हूँ। आप इन 3 इंस्टिंक्ट के तहत काम करने के लिए एक मखसूस दायरे के अंदर ही अमल पैरा हो सकते हैं, और उस मखसूस दायरे का नाम ही कानून है। अगर आप कोई दायरा न रखें और इंसानी ज़िंदगी को छुतरे बेमुहार छोड़ दें, तो इंसानी नस्ल भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी जैसे बाकी हैवानात की नस्लें ख़त्म हो गई हैं। इसलिए इंसान की बका के लिए कानून ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसकी तशरीह किस तरह करें? कानून की नज़र में सब क्या बराबर? ये बड़ा खूबसूरत मकाम है। जो इक्वल्स हैं वो मसलन मैं सब बराबर होना तो मेरे ख्याल में कानून फितरत से भी मुतसादम है। आप कलाम पाक का मुताला करें, बार बार अल्लाह कहता है, क्या तुम जाहिलों और आलिमों को एक बराबर समझते हो? क्या तुम अंधों और आँख वालों को एक बराबर समझते हो? कानून की नज़र में इक्वल्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी है। मसलन कानून की नज़र में कुछ चोर हैं तो चोरों को कातिलों की सज़ा नहीं मिलनी, कोई कातिल है तो उसे चोर की सज़ा नहीं मिलनी। यदि कानून बराबर के लोगों के साथ, मसलन डिप्टी कमिश्नर हैं तो उनको, जो 4 डिप्टी कमिश्नर हैं उनमें से किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको उस लेवल की सज़ा होनी है। उसके ये कहना कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं ज़ाब्ते के तहत। कानून 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है कानून का प्रोसीजर जिसको ज़ाब्ता कहते हैं, एक है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है उसका मतलब है वो कानून जो मुस्बित है, जुर्म की सज़ा देता है, अच्छे अमल का इनाम देता है। अब जो मुजरिम है वो ये नहीं, जो बड़े जुर्म का है वो ये नहीं कहता कि क्योंकि छोटे वाले की छोटी सज़ा है मुझे भी छोटी सज़ा नहीं दे। अलबत्ता वो ये कह सकता है कि जो ज़ाब्ता आपने बड़े वाले के लिए शुरू किया है या उस पर आप अमल कर रहे हैं, उसी ज़ाब्ते के तहत मुझे ट्राई करो। यानी ट्रायल में बराबर हैं, जुर्म की नौइयत में कानून में बराबर नहीं है। मुजरिम मुख्तलिफ जुर्म का जो इर्तिकाब करता है वो मुख्तलिफ सज़ा पाता है। तो इसलिए ये कहना ये कोई यूनिवर्सल या हतमी फार्मूला नहीं है। इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, जो बराबर होते हैं। मसलन ये नहीं है कि आप एक सियासतदान को खुली छुट्टी दे दें, वो चाहे लूट मार करता रहे, दूसरे को नज़रबंद कर दें, तीसरे को जेल भेज दें, नहीं, या एक रिश्वतखोर है उसको आप छोड़ दें, दूसरे को सज़ा दें। ये नहीं, इस लिहाज से तो कानून के बराबर है सब, लेकिन ये कि सबको एक ही सज़ा हो इसमें बराबर नहीं है। आप वकील होने के साथ साथ मुसन्नफ़ भी हैं, कितनी किताबों पर आपने काम किया है और उनके मौज़ूआत क्या है? खुशकिस्मती से मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह मुझ पर बड़ा राज़ी है और मुझसे वो ऐसे काम करा लेता है जो मैं समझता हूँ
कि अगर अल्लाह की ख़ास मेहरबानी ना होती तो वो मैं ना करता। मैंने किताबों पर जो काम किया है वो मैं आपको, मेरी किताबें जो हैं तकरीबन 5 किताबें तो मेरी अमेज़ॉन की लाइब्रेरी में हैं, जिसमें वो उनकी सिलेक्ट सेक्शन है किंडल लाइब्रेरी, उसमें हैं। वो 5 किताबें अंग्रेज़ी में हैं। उनमें से एक किताब जो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिक रही है, जब से इधर आई है तब से इसके गाहक आते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, वो किताब है हुसैन द प्रिंस ऑफ मार्टायर्स, हुसैन शहीदों का शहज़ादा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एक मज़मून से इंस्पायर होकर मैंने लिखी थी अंग्रेज़ी में। दूसरी मेरी किताब जो है वो मौला अली की नफ्सियात पर है। वो आयतुल्लाह मुतहरी की किताब है, जाज़बा व दाफ़ा अली अलैहिस्सलाम। उसका मैंने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है फ़ारसी से। अलीज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, खुलासा ये कि कौन अली से मोहब्बत करता है, कौन अली से नफ़रत करता है, अली किससे मोहब्बत करता है, अली किससे नफ़रत करता है, ये अली की साइकी क्या है। क्यों? अली वो शख्सियत है जिससे मुसलमान भी मोहब्बत करते हैं और वो शख्सियत है जिससे मुसलमानों ने नफ़रत का ख़जाना भी खोला हुआ। अली वो शख्सियत है जिसको आइंस्टाइन कहता है कि नाजुल बलागा का मुसन्निफ़ या उसने कायनात बनाई है या कायनात बनते देखी है। इस शख्सियत की साइकी क्या है, कौन इसको पसंद करता है, कौन नापसंद करता है, ये था इस किताब का मौजू। दूसरी किताब जो है जनाब ज़ैनब बिनते अली की शख्सियत पर है। वो मिस्र की एक बहुत ही मारूफ मुसन्निफ़ा हैं जो 1998 में वफ़ात पा गई हैं। उन्होंने एक किताब अरबी में, वो बहुत बड़ी मुफस्सिर भी हैं, बायोग्राफ़र भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, 18 ज़बानों की माहिर हैं। उनके नाम ही से ज़ाहिर है कि वो सुन्नी घराने से आई हैं। आयशा बिनते शाती उनका नाम है। उन्होंने जनाब ज़ैनब पर किताब लिखी है। किताब का अरबी में नाम है ज़ैनब बतला करबला, फ़ारसी में उसको तर्जमा हुआ है ज़ैनब बानो कारमान करबला। मैंने उसका फ़ारसी से अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है ज़ैनब द इनविंसिबल। ये जनाब ज़ैनब की शख्सियत पे है। उसका लुब्बे लुबाब ये है कि अली कत्ल हो गए, कोई रिएक्शन ना हुआ। हसन शहीद हो गए, कोई रिएक्शन ना हुआ। हुसैन की शहादत के बाद इस शहादत को दवाम कैसे मिला और ये एक आलमगीर इमोशन के कैसे क्रिएट कर गई, वो मुसन्फ़ा कहती है कि ये ज़ैनब की वजह से। अच्छा, वो मुसन्फ़ा कितनी अजीम है मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये किताब है जनाब ज़ैनब पर। तीसरी किताब मेरी जो है वो है, मैं अमेरिका गया था किसी टूर पर, तो वो मेरा गांव बूटा है और बूटा गांव जो है ये काला चिट्टा के दामन में है। तो मैंने वो कि सफ़रनामा लिखा फ्रॉम काला चिट्टा टू कैलिफोर्निया, वो भी उनके पास है। मेरी आखिरी किताब जो है मेरी अपनी मरहूम बीवी के शख्सियत पे है, जो एक अजीम खातून थी, जो मेरा ख़ानदान बनाने में, मुझे कामयाब वकील करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। उनके अपने वालिद सैयद मीर अमन शाह साहब बहुत बड़े वकील थे। उनका ये था कि आज मेरा एक पोता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, वहाँ से फारिग हुआ, अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने उसको 7 साल के लिए रिसर्च स्कॉलर के तौर पर ले लिया है 100% सब्सिडी पे। दूसरा पोता मेरा जो है वो अभी जर्मनी जा रहा है मेरिट पे। अच्छा, एक बेटी मेरी जो है उसने 3 PhD की हैं, एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और 2 गॉलवे यूनिवर्सिटी से।
और एक मेरा बेटा जो सबसे छोटा है, उसने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और पिछले साल उसको वहाँ से ख़त आया है कि 10 साल में कोई बंदा तुम्हारा रिकॉर्ड को नहीं पहुँच सका। तो ये सारा मेरी मरहुमा ज़ौजा की वजह से था। उन पर मैंने किताब लिखी, सीमा माई वाइफ, द हेवनली फेयरी रिटर्न्स टू पैराडाइज। ये अमेज़ॉन वालों ने विदिन 24 आवर्स, हालांकि वो 72 आवर्स देते हैं, विदिन 24 आवर्स एक्सेप्ट की और मुझे कहा प्लीज़ राइट समथिंग मोर अबाउट द लेडी। ये है मेरी। अब एक और सबसे अहम, इन सबसे ऊपर सबसे अहम, मेरे 60 पुश्त ऊपर मेरे जो दादा हैं सैयद ज़ैनुद्दीन, जिनका औरंगज़ेब आलमगीर इरादतमंदों में से था, उन्होंने जनाब नबी पाक की 47 हदीस की तशरीह की है फ़ारसी में, जिसका नाम है बिज़्ज़तुल अरबईन। मैंने उसका उर्दू में तर्जमा किया है और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये चूँकि उर्दू में थी, ये अमेज़ॉन पे हमने नहीं ट्राई किया, तो ये बाकी कुछ छोटा मोटा कोई लिखा होगा, ये है, ये मौज़ूआत हैं इनकी। आप इतनी किताबों के मुसन्नफ़ हैं, आपकी फैमिली भी वेल एजुकेटेड है, फिर आप सबके अंदर सादगी कूट कूट कर भरी हुई है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा? इसके पीछे ये अवामिल कार फरमा है कि हमारे वालिद साहब कम से कम 12-14 हज़ार कनाल ज़मीन के मालिक थे। वो यतीम रह गए। हमारी दादी ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़तों से, बड़ी मुसीबतों में पाला। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में 1914 में हाईएस्ट पोजीशन में आए। फिर कुछ वक्त उन्होंने बीमारी की वजह से तालीम छोड़ी और सरकारी नौकरी इख्तियार की, तो उनको नायब तहसीलदार बनाया गया। खिलाफत मूवमेंट चली, वो तो नायब तहसीलदारी से इस्तीफ़ा देकर खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए। वो सर इंजरा से आपके गांव बरास्ता बसाल रेल पर आ रहे थे, जलार स्टेशन पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। वो 6 महीने के लिए जेल चले गए। उसके बाद आकर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी की और जो कोई फलाई काम थे वो किए। वो इंतहाई सादा इंसान थे। हाजी साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या इतनी इल्म का, बहुत बड़े आलिम थे, अरबी के, फ़ारसी के, पश्तो के, उर्दू के। लोग मुख्तलिफ उलमा उनसे फतवे पूछने आते थे, हालांकि वो एक ख़ास मकतब के पैरोकार नहीं भी थे। तो वो इतने सादे थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना बड़ा इंसान इतना सादा भी हो सकता। और फिर हमारी ये है कि हम ये कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह की दी हुई नेमतों पर कनात करो, इतने पाँव न फैलाओ कि तुम्हें किसी का मोहताज होना पड़े सिवाय खुदा के। तो उसके लिए सादगी बेहतरीन इलाज है और इससे इंसान जो है ना बड़ा मुतमईन होता है। मैं आज साहब रात को बड़े इत्मीनान से सोता हूँ। मैंने किसी का कर्ज नहीं देना, मैं किसी के मकान में किराए पे नहीं रह रहा। मुझे इस बात से कोई तशवीश नहीं है कि किसी के पास 2 करोड़ की गाड़ी है और मेरे बेटे के पास छोटी सी गाड़ी है जिसमें वो मुझे ले आता है बड़े इत्मीनान से। हमारी दादी ने हमें बड़ा 2 सबक दादी ने सिखाए और वालिद साहब की ज़िंदगी तो पूरा एक नमूना थी ना। वो कहा करती थी कि अपने नौकर जो है ना बड़े उम्र से, उनको नाम लेकर नहीं बुलाना, उनको चाचा या मामा कहते हैं। हमें वो नहीं, जो खाना घर में पकता है अपने लिए वही खाना नौकरों के लिए। और ये ट्रेडिशन हमारी दादी जान के वक्त से आज तक हमारे घर चली आ रही है। इसलिए हमारे किचन में कोई फजूल खर्ची नहीं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मेरी 3 बहुएँ, 4 बेटियां, 5 पोतियां, जिनमें से खासी तालीम याफ्ता हैं। हमारे घर में ब्यूटी बॉक्स कोई नहीं है इन ख़वातीन के पास।
तो फिर हमें क्या, बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं होते। ये है सादगी की दिल। आपने अपनी बीवी पे किताब भी लिखी है और अपनी कामयाबी का और अपने ख़ानदान की कामयाबी का राज भी बताया है कि उसमें सारा क्रेडिट मेरी बीवी का है। बिल्कुल। आज वो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी कमी कितनी महसूस करते हैं? कमी इस तरह महसूस करते हैं यार, बड़ा सेंसिटिव सवाल किया आपने हाजी साहब। मेरे 3 भाई फौत हुए, एक भतीजा जवानी में कत्ल हुआ, वालिद साहब फौत हुए, 2 माएँ थी, 2 फौत हुई। मैं इतना अपने आप को तन्हा नहीं समझता था जितना अब मैं पूरे घर के अंदर हर एक मुझे आंखों में बिठाता है, सर पे बिठाता है, लेकिन जितना मैं एक बीवी की कमी से महसूस कर रहा हूँ। हाजी साहब, बातें ऐसी होती हैं कि आप अपने किसी और रिश्तेदार से नहीं कह सकते, जो सिर्फ घर जाकर आप अपनी बीवी से कह सकते हैं। और जब आप ऐसे अयालदार हैं जैसे मैं हूँ, बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, बहुएँ हैं, इनसे किसी एक से कोई इंसान है, किसी को मुझसे या मुझे किसी से शिकायत हो तो मैं बीवी की अदम मौजूदगी में वो शिकायत अपने दिल में रख कर और उसे सराहने लेकर सो जाता हूँ। ये सबसे बड़ा खसारा है जो पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने उस किताब में भी लिखी है, अगर ज़ौजैन का रिश्ता वफा और दयानत पर हो तो उसके बजाय इसके मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैंने अपनी उस किताब में भी लिखी है, और उस खातून की बेटे और बेटी से पूछ कर लिखी है कि मैं तुम्हारी अम्मा जान के बारे में ये बात लिखने लगा हूँ जो उन्होंने मेरी बीवी से कही थी, तो क्या मुझे इजाज़त है? उन्होंने कहा जी ठीक है, आप उसके भाई हैं, हमारी माँ के मुँह बोले भाई है, आप लिख सकते हैं, हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। चौधरी शेर अली ख़ान साहब की वालदा, उनके साथ हमारा बहुत प्यारा रिश्ता था। वो बिला मुँह आती थी हमारे घर, ये भी उधर जाती थी। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ होता तो वो हल करती, उनका अपने बच्चों से होता तो हम हल करते। एक दिन वो हमारे घर आई, ये एक बात पहले बांधने की, ये क्लासिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक शख्स पे गुजरा हुआ वाक़या नहीं है। मैं टेलीफोन आया कि बीबी आई हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने जल्दी वापस जाना है तो आप ज़रा आ जाएं। मैं जाता हूँ तो वो मेरी बड़ी बहू के पास ही ठहरा करती थी, उनके कमरे में ठहरा करती थी। तो मैं गया उनको मिलने, तो मैं दरवाजे पे पहुँचा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि ये क्या है। मैंने दरवाजे खटखटाया, अंदर गया तो वो खासे पढ़ी लिखी खातून थी। मैंने कहा कि बेबी व्हाट मेक्स यू वीप? तो वो मुझे कहने लगी, बुखारी साहब, मैं सीमा से कह रही थी कि मैं दुनिया में जो चीज़ चाहूँ ख़रीद सकती हूँ, मुझे शेर अली से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक जो खसारा हुआ है ना, वो मैं कहीं से नहीं ले सकती, और वो ये है कि कर्नल साहब मुझे छोड़ के चले गए। हाँ, और मैं ये दुआ करती हूँ कि खुदाया हर खातून को कब्र में उसका खामंद उतारे। नहीं तो सर ये है, ये और क्या कर। ये इंसानी, जो मैंने आपसे इतना खुले या, ये एक इंसानी तजुर्बा है और नस्लों के लिए कि अगर खातून में वो क्वालिटीज़ हों जो खदीजा में थी, तो वो वही की तस्दीक कर सकती है कि मोहम्मद, मैंने जो पहले दिन तुम्हारे माथे में देख लिया था, तुम नबी हो, तुम
मैं पहले से तो सर वो ये बहुत मुकद्दस रिश्ता है। अगर इसमें ये खवास हो। बतौर कानूनदान आपने अदालती निज़ाम की कमज़ोरियाँ तो नोट की होंगी, कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं? सर एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं, निज़ाम में कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि बेहतरीन निज़ाम है। कमज़ोरी किस में है? जो कानून एडमिनिस्टर कर रहा है। ये कहा जाता है कि मकूला है, नो लॉ इज़ गुड, नो लॉ इज़ बैड, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ दैट मेक्स इट गुड और बैड। Administer British law in communist fashion, it is a curse. Administer communist law in British fashion, it is a blessing. कानून में जो सर असल खराबी उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान के बाद मेरिट को छोड़कर और कंसिडरेशन हो गई कानून का निज़ाम चलाने वालों को मुंतखब करने के लिए। क्या पब्लिक को कोई इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन देता है? पब्लिक से मुराद मेरी असम्बली और सेनेट है कि वो जो लोग कानून के अमीन हैं, जिन्होंने कानून चलाना है, अगर वो कोई गलत काम करें तो उनको पार्लियामेंट ट्राई करेगी। ये सबसे बड़ा नक्स है। हमारा मुल्क जो है ये ट्रेड यूनियनिज्म कानून की बन गई है। जजेस को जजेस ट्राई करें। भाई ट्रेड यूनियन में कब किसी को सजा मिली है? हमारा सबसे बड़ा नक्स ये है कि पार्लियामेंट के पास जजों की अकाउंटेबिलिटी का कोई इख्तियार नहीं है। इस वक्त कानून का जो निज़ाम है, क्योंकि इस पर क्या पर्दा डालेगा जब दुनिया में हम 130 में से 126 नंबर पर आ गए हैं। कोई ख़राबी है तो आ गए, वरना दुनिया झूठी तो नहीं ना। और हमारे सामने नहीं चीफ जस्टिस क्या उनके क्या हालात सामने आ रहे हैं और कोर्ट क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है। इसमें निज़ाम की क्या ख़राबी है? कहाँ अंग्रेज़ छोड़ के गया था कि चीफ जस्टिस जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें? जजेस सियासतदानों के हाथ में खिलौना कोई अंग्रेज़ छोड़ के गया नहीं। अंग्रेज़ के ज़माने में तो जज बनने के लिए इतना भारी बोझ होता था कि सर सैफी को जब गवर्नर ने कहा कि तुम्हें जज बनाते हैं तो उसने कहा नहीं, मैं जज नहीं बनता। क्यों? मैं इस अहल नहीं हूँ। मैं आधा घंटा बहस कर सकता हूँ, 6 घंटे बहस सुन नहीं सकता। जी जज के लिए सर एक ख़ास किस्म का मेंटल मेकअप होता है। आप देखें जिस एक ऐसे जज बन रहे हैं और वो सामने आ रही है, यार ये कोई आप क्या कहेंगे? ये निज़ाम की ख़राबी नहीं है, निज़ाम को चलाने वालों की ख़राबी। इनको सुधारने का बंदोबस्त हो। अगर मैं गलत काम करता हूँ आम शहरी और मुझे जज सज़ा देता है, और अगर जज गलत काम करे तो उसको कौन सज़ा दे? वही जज सज़ा दें। ये जो आपके सामने अब उसकी चल रही है शौकत सिद्दीकी साहब की बात, ये देखें अब जो आ गया है इसका आपका जज शमीम का मसला आ गया है, साकिब निसार का मसला आ गया। यार ये कोई किसी के दिल में ये दर्द है कि इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले की इंतखाब के लिए ऐसी कसौटी बनाए जो कम से कम वो काफिर छोड़ गया था जिसको हम अंग्रेज़ कहते हैं। कानून में कोई ख़राबी नहीं है, कोई कानून बुरा होता ही नहीं। कानून पर अमल दरामद कराने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। मेरी ये राय है। आप वकील होने के साथ साथ सियासतदान, मुसन्नफ़ और तारीख़ दान भी हैं। इन सब में मुश्किल काम आपको कौन सा लगा है? हाजी साहब आपने जो बात कही है ना, मैं सब बातों को परे रखता हूँ। मुसलमान के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो तारीख़ को उसके असल रूप में बयान नहीं कर सकता। अपनी तारीख़ को वो असल रूप में नहीं बयान कर सकता। मुसलमान के साथ ये अनामली है।
नहीं, तारीख जो है ना जी, उसको तअस्सुब की ऐनक उतार कर पढ़ना ये सबसे मुश्किल काम। कानून कोई मुश्किल काम नहीं है। कानून तो ये है कि यहाँ काम होना चाहिए था तो ये माने होते, अब सेमीकोलन है तो ये माने हैं, शेल है तो ये माने हैं, मे है तो ये माने, ये कोई बात नहीं। बात यह है कि तारीख का अगर आप बेलाग मुताला करके उसको, ये सबसे मुश्किल काम। बाकी लिखना पढ़ना, अंग्रेज़ी क्या है, उर्दू क्या है, कुल 26 लेटर है ना सारे अंग्रेज़ी के, A to Z, जिसमें सारी अंग्रेज़ी आ जाती है, नहीं कुछ इतने ही होंगे बाकी ज़बानों के। तो तारीख़ को लिखना, तारीख़ को हकीकत की नज़र में, आईने में, सच्चाई के आईने में बयान करना, मेरी नज़र में ये सबसे मुश्किल काम। पता नहीं मैं ठीक हूँ कि गलत। आपने बहुत अदवार देखे हैं, किस सियासतदान को आप पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन सियासतदान करार देंगे? पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन सियासतदान मेरी नज़र में पाकिस्तान के, आप हुक्मरानों में से कहेंगे या वैसे सियासतदान में से आपका मुराद है? हुक्मरान सियासतदान या वैसे? हुक्मरान सियासतदानों में सर, अगर किसी ने कोई काम किया है, दो हिस्से सर, आपके सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करें। एक मादी खुशहाली और एक ज़हनी आज़ादी। आज़ादी मादर पिदर आज़ादी नहीं, मुस्बत, इन दो को सामने रखें। तो एक अयूब खान के ज़माने में एक लतीफ़ा चला था कि इंडिया का एक कुत्ता और पाकिस्तान का एक कुत्ता वाघा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए। पाकिस्तानी कुत्ता खासा मोटा ताज़ा था और वो बड़ा दुबला पतला था। तो उसने इससे पूछा कि तुम्हें किसकी आज़ादी है? उसने कहा मैं जो भी खाऊं मुझे आज़ादी है, इसलिए मैं मोटा हूँ। तो वो कहता है तुम क्यों इतने दुबले पतले हो? उसने कहा मुझे बोलने भौंकने की आज़ादी नहीं है। तो वो कहता है हमारी तरफ आ जाओ, तुम भी मोटे ताज़े हो गए। उसने कहा नहीं, जहाँ भौंकने की आज़ादी है वहाँ नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाता। तो अगर आप मादी तरक्की के लिहाज से देखें तो अयूब खान का ज़माना बेहतरीन था, नो डाउट। आदमी, मैं हालांकि मैं उसका सख्त मुखालिफ, मैं मादर मिल्लत का पोलिंग एजेंट था, लेकिन मादी तरक्की के लिहाज से अयूब खान का दौर बेहतरीन दौर था। आज़ादी के लिहाज से थोड़ा सा वक्त, जब ये 1956 का आईन बना और 1.5 साल चला, वो दरमियान का वक्फा जो था ना, वो सियासी बेदारी और सियासी आज़ादी का ज़माना था। उसके बाद नहीं रहा, भुट्टो के दौर में भी नहीं रहा, नहीं, बल्कि भुट्टो के दौर में जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो उनके मेराज खालिद का क्या, वो बड़ा लीडर था उनका कम्युनिस्ट, मेराज खालिद नाम था गालिबन उसका, उनका क्या असर हुआ, बाकी उसका क्या असर हुआ। तो इसलिए हमारे 72 सालों में अगर सर अच्छा किया होता तो पाकिस्तान क्यों टूटता? नहीं, ये तारीख़ अगर कोई लिखेगा तो सबसे पहले वो हुक्मरानों को या वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, किसी महकमे में भी हैं, उनको ज़िम्मेदार करार देगा कि ये लोग ज़िम्मेदार थे, ये अवाम नहीं। हमारे जब अवाम जैसा तो कोई है ही नहीं। आप अभी उन्हें कहें वो टैंक के नीचे लेट जाएंगे, नहीं, लेकिन आगे क्या है? इस वक्त का जो हमने तो अंग्रेज़ का दौर देखा यार, क्या इसके ज़माने में ये ज़माना, बाकी देखें 4 रुपए का किलो
करोगी घी देसी घी था अप टिल 1947। 16 किलो रुपए की गंदम मैंने खुद बेची है पाकिस्तान से पहले। वो जब हम लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो लाहौर का किराया ट्रेन का 25 रुपये था। आज क्या है? 1 रुपये 14 आने पिंडी का किराया था। अच्छा, पेट्रोल गैलन 1 रुपये 14 आने का मिलता था। गैलन 4.5 लीटर होता। अब आप गाड़ी ले जाए ना तो उसे गैलों में भरवाए, कितने लेके आएंगे? ये सूरत हाल है। अब इसमें क्यों झूठ बोले कोई किसी की खातर? ये कैसे गया? क्यों आई महंगाई? पाकिस्तान बना, बांग्लादेश जो आज है ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये 4 सूबे इधर थे। इनको कंट्रोल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट कराची में थी और लियाकत अली खान के साथ कुल 5 मिनिस्टर थे। 5 मिनिस्टर, 1 प्राइम मिनिस्टर, पूरा पाकिस्तान, इतना बड़ा पाकिस्तान चलाते थे। आज किस दौर को हम अच्छा कहें? आज 100 तो आपके, 100 से ज़्यादा तो आपके वज़ीर, मशीर और स्पेशल असिस्टेंट है। आपने मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान को 2 लाख करने वाले मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? मरकज़ी किरदार में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, तमीज़ुद्दीन केस, गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी, तमीज़ुद्दीन ने रिट पिटीशन की सिंध चीफ कोर्ट में, कामयाब हो गया, असम्बली बहाल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में आ गए। क्या हुआ? अगले दिन 2 अंग्रेज़ वकील एक तरफ और दूसरी तरफ से थे, डिप्लॉक और डी.एन. प्रिट, ये केस आर्गू करते थे। अगले दिन गवर्नर जनरल के वकील को मुनीर ने कहा कि ये क्या, ये तो कोई इख्तियार नहीं था गवर्नर जनरल को इसको तोड़ने का। फैसले का दिन आया तो मुनीर ने कहा कि क्या हम आसमान से फरिश्ते लाएं, इस मुल्क को चलाएं, यही लोग चलाएंगे ना। पिटीशन खारिज हो गई। फिर कुदरत का देखें इंतकाम, और कुदरत बतला रही है कौन जिम्मेदार है। वो ही मुनीर अयूब खान का लॉ का मिनिस्टर बनता है। बाद में तारीख आती है, नेशनल असेंबली बनती है इनडायरेक्ट इलेक्शन में अयूब खान के ज़माने में, और उसका स्पीकर तमीज़ुद्दीन है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है और मुनीर यहाँ पे बैठा हुआ है। हवाई अड्डे पे मुनीर उतरता है वज़ीर बनने का हलफ लेने के लिए रावलपिंडी में, तो उससे कोई सवाल करता है कि आपके उस केस का क्या था, तो उसने कहा जी वो तो सियासी मसला था, यहाँ से टूटा। बाकी तो आपके सामने है, जनरल नियाज़ी साहब दे के आए हैं। अब हम लाख इंटरप्रिटेशन करें। बिलगा यहाँ से मिलता है वही चोर होता है, और क्या कहें। आपने फरमाया है कि आप मादरे मिल्लत के पोलिंग एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में क्या फ़र्क क्या है सर? देखो, उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में मैं आप एक अयूब खान और चौधरी मोहम्मद अली के दरमियान एक नोक टोक से बतलाता हूँ कि फ़र्क क्या है। चौधरी मोहम्मद अली ने उस ज़माने में एक पब्लिक जलसे में तकरीर की, और अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सारा हेर फेर कर प्रेसिडेंट पर आकर सारे इख्तियारात देता था। चौधरी मोहम्मद अली ने तकरीर की और इसका आइन के बारे में कहा कि अयूब खान के आइन में प्रेसिडेंट जो है वो लैलपुर का घंटा घर है।
खूबसूरत नोक झोंक, सारा इख्तियार जिधर से फिर क्या हो आगे, हर चौक के बाद घंटा घर पे आता है। अयूब खान ने तकरीर की तो उसने ये जो जलसा था चौधरी मोहम्मद अली का, ये कौन सा घाट है फैसलाबाद में, वहाँ पे था। तो अयूब खान ने कहा कि चौधरी मोहम्मद अली ने ये कहा है तो मैं तो घाट के साथ और कौन सी ज़रबुल मसल है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करता। यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मैं नहीं कहता भाई, मुहज़्ज़ब तरीका, वो फ़र्क। और फैसल वाडा आपके सामने आ जाइए, ये फ़र्क, और क्या क्या फ़र्क होने। उस वक्त हाजी साहब, जिन दो बंदों का मैंने शुरू में ज़िक्र किया है, मीर अहमद शाह और सरदार मुमताज़ अली ख़ान, ये एक पंजाब के मिनिस्टर रहे, अब्दुल रब निश्तर जब गवर्नर थे पंजाब के, सैयद मीर अहमद शाह। मुमताज़ अली ख़ान साहब आप जानते हैं वाह के नवाबों में से थे, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन दोनों अटक शहर में किराए के मकान पर रहे और फिर उनको उस मकान को छोड़ के गए। अटक शहर में उनकी एक बालिश्त ज़मीन नहीं है। इसी तरह मीर अहमद शाह साहब, और आज क्या है, शाम को मिनिस्टर बनता है, सुबह मर्सिडीज़ का मालिक है, और बाकी बातों को छोड़े। तो उस वक्त का सियासतदान मुहज़्ज़ब था, दयानतदार था। लियाकत अली ख़ान के साथ आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन लियाकत अली ख़ान शहीद हुआ, कमीज़ उतारी गई तो नीचे बुनियान जो थी वो फटी हुई थी। ये फ़र्क है। कहा जाता है कि मशरक़ी पाकिस्तान को भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान की बगावत ने तोड़ा। आप ये एक बात कहें, आप कहें तारीखदान क्या कहें? मैं ये कहता हूँ उस दिन पाकिस्तान टूट गया था जिस दिन कायद आज़म के जलसे में मुजीबुर रहमान वग़ैरह ने एहतजाज किया कि यहाँ पे उर्दू नहीं चाहिए, बंगला चाहिए। और मुश्ताक गुरमानी उधर गवर्नर था, उसकी कैडिलक कार को आग लगाई थी। उस दिन टूट गया था, फिर वक्त तो लगता है। भुट्टो का भी रोल है, भुट्टो साहब का ये रोल है कि आखिरी वक्त में वो मुजीब को दे देते तो मुमकिन है ये तोहमत मुजीब पर लगती। जब उसके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी तो उसको इक़्तिदार दे देना चाहिए था। ये भी एक काज हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज, दिस इज़ नॉट द ओनली काज। मुनीर का फैसला, उर्दू का तनाज़ा, बाकी इंडिया की साजिश तो खैर अपनी जगह, भुट्टो साहब का न देना इक़्तिदार मुजीब को, ये आखिरी कील थी जो इस काफन में लगाई थी। पहली नहीं है, पहली मुनीर की है। लाख कोशिश करे वो जिम्मेदार है इसका। क्यों उसने वो असेंबली जिसको सिंध चीफ कोर्ट ने बहाल किया नाजायज़ तोड़ी गई, गवर्नर जनरल का इख्तियार नहीं था, उसको इस बहाने पे कि क्या फिर हम आसमान से बंदे लाएं कि वो इस मुल्क को चलाए। इन्होंने नहीं चलाने, गवर्नर जनरल ही नहीं चलाने। बतौर तारीखदान और मारूफ वकील आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को कैसे करार देते हैं? इंतहाई नाजायज़। मैं क्या कहूँ, नसीम हसन शाह का जो इंटरव्यू पड़ा हुआ है वो खुद क्या कहता है जी। आगे चले, आप इस पे आते हैं। ज़फ़र अली शाह का केस देखें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को ये कह दिया कि ये आइन तब्दील कर सकता है, और आइन वो है जिसका बुनियादी फ़िक्रा ये है, इब्तदाई फ़िक्रा, वेयर एज सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी अलोन
and it's exercised by people of Pakistan through their chosen representatives is a sacred trust. इस आईन को बदलने का, तोड़ने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट दे रहा है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को। ये आपकी तारीख है, क्यों आप भूल जाते हैं? भुट्टो की फांसी, ये इंतहाई नाजायज। ज़ियाउल हक का जहाज क्रैश होना, हाँ। कहा जाता है कि खुफिया हाथ फरमा थे। सर, आप क्या कहेंगे? सर ज़ियाउल हक कितना कुछ कर चुका था ना कि उसके बारे में अगर आप कहें कि उसे किसी ने, भुट्टो की फांसी तो वाज़ेह तौर पर ये थी कि भुट्टो अपने एक इमोशंस के लिहाज से बहुत बंदा था, इमोशनल, और वो चाहता था कि वो अपनी बड़ाई को कायम रखते हुए पाकिस्तान को तरक्की दे। वो अपने आप को कायम रखते हुए पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता था, और एटम बम जो उसका था वो उसकी बहस बना। ज़ियाउल हक का जो आना है, ये मेरी नज़र में ज़ियाउल हक का आना शाह ईरान के जाने से मुंसलिक है। कैसे? शाह ईरान यूएसए का कांस्टेबल था साउथ ईस्ट एशिया में, उसे अब यूएसए ने या वेस्ट ने हटाना था। उसको हटाने के बाद जो मोडस ऑपरेंडी था वो इमाम खुमैनी आए और एक मजहबी रो चली, और इमाम खुमैनी ने अपना इनकलाब कामयाब कर लिया। उस वक्त अमेरिका को ये, पहले तो उसने कोशिश की, लेकिन फिर उसे ये शक पड़ा कि ये शिया इनकलाब है तो ये सऊदी अरब को ले डूबेगा। तो पाकिस्तान जो है इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये ईरान के इनकलाब की मॉरल सपोर्ट कर सकता है, और मॉरल सपोर्ट करता है ये शिया आबादी के ज़रिए। इसलिए यहाँ पर भुट्टो को भी हटाना है, लेकिन ऐसा मजहबी इनकलाब लाना है जो ईरान के इनकलाब को काउंटर कर सके। ज़ियाउल हक आया, उसने आते ही अंजुमन सिपाही साहबा बनाई, होते 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 मुल्क में फसाद शुरू हो गए। अटक नहीं हुआ, हर जगह हुआ। प्रेसिडेंट बिल एक मखसूस तबके के या एक मखसूस फ़िरके की मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ने लगा। उन मसाजिद से दूसरे फ़िरकों के ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू होने लगी। जो कुछ हुआ वो बाकी आपने देखा। अब ज़ियाउल हक ने अपने लिए बहुत से दुश्मन और अवामिल पैदा कर लिए थे। फ़ौज के अंदर भी था, उसके ज़माने में बगावतें भी हुई, अवाम में भी था, मजहबी तबकात में भी था, हमसाया हुकूमतों के साथ भी था। तो अब उसको किसने मारा या किसने मरवाया? जब ये देखते हैं कि उसके साथ अमेरिका का सफ़ीर भी मारा गया, जर्नैल भी मारे गए, तो फिर तो क्या है, कोई ऐसा कॉर्नर है जो इन सब को एलिमिनेट करना चाहता है। उस ज़माने में जो जोर था वो रूस का था, हो सकता है रशिया ने किया, हो सकता है इंडिया ने किया हो सकता है पाकिस्तान के किसी मजहबी फ़िरके ने किया हो सकता है ख़ुद फ़ौज ने किया हो। तो वो जो था ना, इतनी ख़राबियों का मुजस्सम हो चुका था ज़ियाउल हक कि उसके बारे में ये कहना कि उसका कोई एक मखसूस ही दुश्मन था, ये मुमकिन नहीं है। वो इतना कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन चुका था कि पता नहीं कौन हो सकता है उसका कोई अपना ड्राइवर हो सकता है, कोई हो सकता है, जहाज़ का पायलट हो सकता है, नहीं कोई कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो कहे कि यही था। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्तिहानात से गुजरा है, बड़ी मुश्किलात भी देखी हैं। पाकिस्तान को सही डगर पे लाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, हाँ, बड़ी मज़ेदार बात आपने की। मैं कहता हूँ आप अपनी हिस्ट्री बेलाग करें, बेलाग पढ़ें।
खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों की सियासत बड़ी घिनौनी है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। अब इस घिनौने ज़माने में एक शख्स आता है और वो रियासत को सही डगर पर चला के दिखा देता है, और वो है उमर बिन अब्दुल अजीज़। आपके पास तरीका है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफे का पोता है, खलीफे का नवासा है, जी, बहुत अमीर आदमी है। जब उसको कब्रिस्तान पर खलीफा नामजद किया जाता है तो वो कहता है कि मैं अब शाही सवारी पे नहीं जाऊंगा, वापस महल में नहीं जाऊंगा। महल से आया था, महल में रहता था, मैं नहीं जाऊंगा, खैमा लगाओ फलां जगह पर, मेरा बाल बच्चा उस जगह पे लाओ। उस खैमे में जाता है, खच्चर पे बैठकर बीवी से कहता है मैंने ये रास्ता इख्तियार किया है, तुमने मेरे साथ चलना है या तुम्हें वो चाहिए? अगर तुम चलना है तो फबिया, नहीं चलना तो मैं तुम्हें फारिग करता हूँ। फिर क्या है, अपने ऊपर इस्तेमाल करता है। शाम को खाना आता है, खाना क्या है, मसूर की उबली हुई दाल है, एक प्याला बीवी के लिए, एक प्याला उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लिए। है तो सर आप करना चाहते हैं तो करें ना, वो आपकी मिसाल है ना सर। क्या ये मुल्क 100 मिनिस्टरों का मुतम्मिल हो सकता है? ये सही हो सकता है? सादगी इख्तियार करें और कम से कम तुम्हारे सामने छोड़ो बाकी बातों को, वो चूइन लाई बन जाओ ना, साइकिल पे जाओ ना दफ्तर, पूरे मुल्क का एक लिबास हो ना, एक खाना मुकर्रर कर दो ना। ये मालात छोड़ो, ये याशिया छोड़ो, मुल्क पर कर्जा ये इन चीज़ों ने चढ़ाए हुए, आपने और मैंने तो नहीं चढ़ाया हुआ। हमें तो दवाई भी नहीं मिलती, हम तो पालक का साग के खरीदने की भी अहलियत नहीं रखते। तो ये तो आप लोगों की वजह से महंगाई है ना। आप नीचे चले आए, पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। इंसाफ करें, पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। है कि बात ही क्या है, पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से आती है। अगर खुदा ने चाहा तो ऊपर से कोई ना कोई ऐसा आएगा। अवाम को तो इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि ये किस काम, किसी तरह की कोई मुशक्क़त, कोई किसी किस्म की तारीख या कोई किस्म की ज़हमत बर्दाश्त कर सके। ऊपर से अल्लाह भेजेगा, और खुमैनी भी आ गया ना। तो हालात ऐसे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा और इसकी इस्लाह अल्लाह की तरफ से हो जाएगी, अगर बंदों ने ना भी की तो। और होगी ये कि ऊपर से सीधे होंगे, नीचे से क्या, नीचे से डिंगे का महंगी ये सीधे होंगे। बतौर मुसन्नफ आपके सीने में बहुत ज़्यादा राज मौजूद हैं। सियासत का उतार चढ़ाव भी देखा है, अदबी भी देखा है, साजिशों को भी देखा है, साजिशों को परवान चढ़ते हुए भी देखा है। इस पर कोई अपनी किताब लाएंगे या ये राज सीने में ही दफन करके ले जाएंगे? अच्छा, मैं लिख रहा था, किताब अंग्रेज़ी में थी कि पिछले साल से पिछले वो कोरोना मुझे भी हो गया, मेरे बड़े बेटे को भी, मेरी घरवाली को भी, मेरी बड़ी बहू को भी। मेरे साथ मेरे पोते पोतियाँ तावन कर रहे थे कि मैं उन्हें डिक्टेशन देता था और वो अल्लाह के फजल से सब इस काबिल हैं, छोटे बड़े, कि वो उसको जो भी मुझे पकड़ मिल जाता मैं कहता आओ बेटे 2-4 सफ़े तुम लिख लो, बेटी तुम आ जाओ। कोई तकरीबन मैंने 300 सफ़े लिखे कि फिर हमारे ऊपर ये इब्तिला आ गई, फिर बीवी फौत हो गई। तो सर मेरा ख्याल तो है अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो इस लाइन पे अभी तक तो उसमें चैप्टर ख़त्म हुआ है, जो जिस पे हम आखिर पहुँचे थे वो मैं
जो बातें वालिद साहब से और सरदार मोहम्मद अकबर ख़ान साहब से सुनी थी, उन सियासत के ज़िम्मन में खिलाफत की मूवमेंट, उससे पहले मुसलमानों की मुस्लिम लीग, कांग्रेस, वो तकरीबन 300 सफ़े उन बातों पे आए थे। उसके थोड़ा वक्त बाद मेरा अपना तजुर्बा आना था कि ये हो गई मुसीबत और अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आ गई। पता नहीं अब वक्त मिलता है या नहीं मिलता, कितनी फुर्सत मिलती है। और इसीलिए मेरे लिए अब ये गिला तो मैं नहीं कर सकता कि मेरे पास वसाइल नहीं हैं या मेरे पास मालूमात नहीं है। टूटी फूटी बात लिखने की भी है तो ख्वाहिश तो मेरी भी है, अगर अल्लाह को मंजूर हो तो। लेकिन ऐसा है कि मेरे जो पोते पोतियाँ हैं वो अब मसरूफ़ हो गए हैं अपनी तालीम में, यानी तो कलम से इतना लंबा लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। उस तरह मुझे बड़ी सहूलत हो गई कि ये चीज़ें मैंने जो पहले कर ली, इनमें से कम ये आखिरी किताब जो मैंने अपनी मेरी बीवी पे लिखी है, इसमें तो सारा मेरे बड़े पोते का जो अमेरिका में होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, वो आया हुआ था और उसका ख़ासा तजुर्बा भी था। तो मैं बोलता जाता था, वो टाइप करता जाता, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं थी, उससे दोबारा करेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। हमने कुछ 10 दिन में वो किताब मुकम्मल कर ली। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो वक्त भी, अगर ये हादसात ना आते तो वक्त भी था, वसाइल भी थे। मैं ये कहूँ कि वसाइल नहीं है तो आजकल तो वसाइल की कमी नहीं कि अगर अमेज़ॉन वाले आपकी किताब ले लेते हैं तो आपका तो वही कोई नहीं, आप सिर्फ एक उन्हें भेजते हैं कि ये है, और वो अगर कबूल कर लेते हैं तो प्रिंटिंग पब्लिशिंग पे भी कोई ख़र्चा नहीं है। वो इसलिए दुआ करें कि अगर हो जाए तो करूँगा, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि हो जाए तो बेहतर है। अदालती निज़ाम की तरफ आते हैं। अदालत में मुकदमात का बर वक्त फ़ैसला ना होना और निज़ाम की ख़राबी, किस चीज़ को समझते हैं? मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना, अब आए निज़ाम की ख़राबी। निज़ाम का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ बग़ैर सुने फ़ैसला ना हो, बग़ैर सबूत के फ़ैसला ना हो। निज़ाम का तो लुब्बे लुबाब ये है। उसके लिए उसने क्या ज़ाब्ता मुकर्रर किया है और किसने इंसाफ देना है। अगली बात यह है, अब जो आपके यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा या डिले हो रही है, तो इसमें सर लिटिगेंट भी, मुकदमे वाले भी ज़िम्मेदार हैं, वकील भी ज़िम्मेदार हैं, जज भी ज़िम्मेदार हैं। क्वालिटी जजमेंट नहीं आ रही। आम लोगों का ये ख्याल है कि इंसाफ सिफारिश के ताबे है या पैसे के ताबे है। वकील मुकदमे को डिले करता है, स्टे ऑर्डर ले लेता है, फिर नज़र नहीं आता। अच्छा, जज है, उसने यूनिटें देनी है, डिस्पोज करना है। हमारे मुल्क में अब ये आ गया है कि केस डिस्पोज करना है, डिसाइड नहीं करना। डिस्पोज तो गंदगी को किया जाता है या मैयत को किया जाता है, मुकदमे को तो डिसाइड किया जाता है। यहाँ डिस्पोजल हो रही है। वकील भी जिम्मेदार, गवाह भी जिम्मेदार, जज भी जिम्मेदार, ये सब जिम्मेदार है, एक एक नहीं है। नालायक जज आ गए, किसी को जजमेंट लिखनी नहीं आती, इसलिए वो किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, यार ये मुझे जजमेंट लिखवा देना। जज है वो गरीब किसी प्रेशर के तहत है। अब ये क्या आ रहा है, शमीम और साकिब निसार के केस में क्या आ रहा है यार, इससे बड़ी मिसाल क्या करेंगे आप? झूठ है या सच है? राना शमीम झूठा है या सच्चा है? साकिब निसार झूठा है या सच्चा है? यार हकीकत तो ये है ना कि जज ने जज पर तोहमत लगा दी। इससे तो आप नहीं भाग सकते ना। और दोनों चीफ जस्टिस हैं, तो इसको कौन सीधा करेगा? इसको या माओ ज़ेतुंग आए वो सीधा करे, या खुमैनी आए वो सीधा करे। नहीं,
आम हालात में तो नहीं ये सीधा होता। आप ये कहेंगे कि बातों से सीधा हो जाएगा, कभी नहीं। आज तक आपने कितने मुकदमात लड़े हैं और कामयाबी की शरह क्या है? सरदार साहब, पहले तो मेरा ये था कि मैं हर साल के आखिर में अपने जो मुकदमे फ़ैसला हुए थे और जो मुकदमे मेरे पास थे उनका मैं हिसाब करके कहता था कि इतने हमने जीते, इतने हारे, ये केस इस वजह से हारा, ये इस वजह से हारा, ये इस वजह से जीता, ये इस वजह से जीता। केस तो बहुत सारे किए होंगे, कई किए हैं, उनकी तादाद तो नहीं, लेकिन नॉर्मली मेरा जो रहा है सक्सेस वो 80% रहा है। लेकिन पिछले साल से अब तो मैंने डायरी लिखनी छोड़ दी है। जो मैंने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है वो बीवी का ना होना। वो बहुत सारे इन कामों में, क्योंकि वो वकील की बेटी भी थी और वकील की बहन भी थी, भतीजी भी थी, तो उसको बहुत सारा ये था। वो साल के आखिर में हम बैठते तो गिनते कि इसमें इतने मुकदमे लिए हैं, इतनी फ़ीस लिया है, इतने फ़ैसले हो गए हैं, इतने बाकी हैं, इतने फ़ैसले अच्छे हुए हैं, ये फ़ैसला हमारी नालायकी से हुआ है, ये मौक्कल की नालायकी से हुआ है, इसमें जज ने ये काम कर लिया है इसलिए हो गया। वो सारा मेरे पास रिकॉर्ड होता था। लेकिन अब यही है कि आप हर किसी का मुकदमा ले लेते हैं या मेरिट रखा हुआ है? नहीं, मैं मुवक्किल को ये बतला देता हूँ कि तुम्हारे केस में मेरिट है या नहीं। अगर मैं ये कई दफ़ा यहाँ से मैं कहता हूँ आप ये केस नहीं जीत सकते, आपकी मर्ज़ी है मुझे वकील करे या ना करे। नहीं, ये जो जीतने वाला होता है, मैं ये कहता हूँ कि आपका ये मुकदमा अच्छा है, मैं ये नहीं देखता कि ये चोर, ये मैं देख सकता नहीं, प्रोफेशनली मैं नहीं देख सकता। मेरे पास जो भी आएगा उसके केस को मैं इसलिए नहीं कह सकता कि तू चोर है तो मैं तेरा मुकदमा नहीं करता, नहीं, लेकिन मैं उसे ये कह सकता हूँ भाई तुम्हारे खिलाफ चोरी हर सूरत में साबित हो जाएगी। मैं इस इस्तिगासे की कहानी को नाकाम नहीं कर सकता, नहीं। या कोई बहुत सरी 2-4 बंदे जो बहुत ज़्यादा सरी जुर्म हो, जुल्म हो, मैंने कई बड़े बड़े मुकदमे भी इनकार किए हैं, लेकिन बिलअमूम मैं अपने मुवक्किल को कह देता हूँ कि मेरी दानिश में या मेरे अक्ल के मुताबिक आप ये मुकदमा नहीं जीत सकेंगे। वो अगर फिर भी मुझे वकील करता है तो फिर मेरा तो कोई इसमें कसूर नहीं। आप एक तजर्बाकार वकील हैं, ये क्या अब भी कानून की किताबों का मुताला करते हैं? हाँ हाँ, ये क्या पढ़ा हुआ? कल परसों मेरे पास एक बड़ा मोतबर आदमी आया, खासा वेल प्लेस्ड, उनका केस था, वो कोई केस में हार गए थे कहीं तो दूर अपील के लिए, और मैंने उन्हें कहा जी ज़रा मुझे देखने दें कि आपके केस में अपील कॉम्पिटेंट भी है या नहीं। तो कहते हैं जी आपको ज़ुबानी नहीं पता। मैंने कहा नहीं। सरदार इकबाल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े वकील थे, वफाकी मौत से चीफ जस्टिस रहे। वो कहा करते थे जी, हमारे उस्ताद थे लॉ कॉलेज में, कि कानून की जो बुनियादी दफ़ा है उसको हर रोज़ पढ़ो, तुम्हारे साथ मुकदमा, हर दफ़ा हर पढ़ाई में एक नया मायने निकलेंगे। इसलिए वकील तो हर वक्त तालिब इल्म है। अगर वकील कहता है कि मैं जानता हूँ तो समझ लो कि वो कुछ नहीं जानता। पाकिस्तान में कानून के तालीमी इदारों को कैसा होना चाहिए? कानूनी इदारों को ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये पाकिस्तान बनने से पहले थे। इनको किसने, जिसको बाकी तालीमी इदारों को ख़राब किया है, तालीमी इदारों को ये होना चाहिए कि सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि तालिब इल्म को तालिब इल्म होना चाहिए, सियासत में दखल नहीं होना चाहिए, और हुकूमत को भी तालिब इल्म को पैट्रनाइज करना चाहिए। कानून के वकील, मैं कानून के वकील हूँ, कानून के वकील को, कानून के तालिब इल्म को सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान पर दस्तरस हो, नंबर 1। नंबर 2,
वो जो चीज़ समझ ना आए किसी सीनियर से पूछने से हिचकिचाहट न करें। कानून के जो पढ़ाने वाले हैं वो भी ये ना करें कि उन्हें कोई समझ नहीं आ रही तो बंदी लगा कर तालिब इल्म को आगे चला दे, वो किसी से मशवरा करें। कानून के अंदर डिबेटिंग कॉलेज के अंदर लॉ मूड्स और डिबेट्स होनी चाहिए, उन पर प्राइजेज हों कि लड़के मेहनत करके आएँ, उनको एक डमी केस दिया जाए, ये हाजी साहब का वकील है, ये खान साहब का वकील है, लो जी ये फाइल इसकी है, ये इसके तैयार करके आओ, कल तुमने बहस करनी। ये यार यहाँ तालीम कहाँ हो रही है? ये आपके हमसाय में लॉ कॉलेज है, कितने बड़े प्रोफेसर आकर यहाँ पढ़ाते हैं यार। ये तो तिजारती बन गए हैं दुकानें। जहाँ आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सिवाय इसके कि उधर नस्ट वालों का या बैरिया वालों का वो जो कॉलेजेस हैं उधर इस्लामाबाद में, या कोई एक आधा और है प्राइवेट, बाकी ये तो सर कानून का कत्लेआम हो रहा है यहाँ। मेरे पास ऐसे भी आए लड़के यहाँ से पढ़कर कि ये किताब है ना, इसको CPC हम मुख्तसरन कहते हैं, इसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने मुझसे पूछा जी ये CPC क्या है, लॉ के सर संदे लेके आ बैठे, LLB है, तो इसमें अब क्या हर जगह डिटेरियोरेशन आ गई। इसे छोड़ें, मस्जिद में कौन सा कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है? असल कानून तो वो है ना, उस कानून को पढ़ाने वाले इदारे क्या कर रहे हैं कि काफर के कानून के साथ जो कुछ हो रहा है। सर ये आप ये कहेंगे ना हमागीर किस्म का इन्हितात है। इसके लिए सर बहुत बड़ी इस्लाह चाहिए, और आपके मुल्क में कोई थिंक टैंक नहीं है जो कोई हुकूमत किसी की मुहिब्बुल वतनी पर मबनी राय पसंद करने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं। कि इसमें क्या होगा, कानून का क्या होगा, डॉक्टरी का क्या होगा, बाहर क्या होगा, हर एक का यही असर हो रहा है। आपको कभी जज बनने का मौका मिला है? मुझे सर मौका क्या मिला हैदर मोहम्मद चौहान जहाँ डिप्टी कमिश्नर रह के गए, ये जब वेस्ट पाकिस्तान टूटा तो उन दिनों की मैं आपको 69-70 मुझे उस वक्त अटक शहर में टेलीफोन सिर्फ 2-4 बंदों 10 बंदों के पास था, जो मैं भी मेरा भी था। तो मुझे उन्होंने टेलीफोन किया कि तुम्हें चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि कल 9 बजे उनके चैम्बर में तुमने हाज़िर होना है, जस्टिस इकबाल साहब। तो अब कैसे आपको पहुंचाएं? उन्होंने मुझे कहा कि तुमने पहुंचाने। मैंने कहा जी खैबर मेल जाती है यहाँ से, मैं जाता हूँ वैसे भी हाई कोर्ट, तो मैं तो अपनी सीट बुक करा लेता हूँ, सो के चला जाता हूँ, वहाँ 7:30 बजे पहुँच जाती है, 9 बजे तक मैं तैयार होकर चला जाऊँगा। मैं चला गया, ठीक 9 बजे उनका जो होता है अर्ली, उसने कोर्ट रूम में आकर आवाज़ लगाई कि अटक से बुखारी अयूब बुखारी आए हैं। मैं उठा, मैंने कहा मैं हूँ, आपको साहब बुला रहे हैं। मैं गया, उन्होंने कब इधर उधर की बातें की जो होती हैं, तो फिर कहा कि मेरे पास 2 एडिशनल सेशन जजेस के जॉब्स हैं, पोस्ट्स हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं उनके पास कई दफ़ा हाई कोर्ट में ही पेश होता था, वैसे भी हमारे उस्ताद थे लॉ कॉलेज में। तो मैंने कहा सर मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सकता, मेरे तलक़ात ऐसे हैं कि मैं किसी एक आध सिफारिश को भी ठुकरा सकूँगा।
मेरे तलकात कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्हें आपको इल्म है कि मैं मजबूर हो जाऊंगा। तो उन्होंने फरमाया कि इनकार का ये बहुत खूबसूरत तरीका है। आजकल वकला जजेस के साथ बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, उन्हें यरगमाल बना लेते हैं। ये अंसर वकला में क्यों पैदा हुआ और इसका तदारक कैसे मुमकिन है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत रवैया है। ये वकील का रवैया हो ही नहीं सकता। आपको वकील जो है वो एक वसीला है एक मारूम शख्स के दरमियान और इंसाफ करने वाले इदारे के दरमियान। वो अगर अपने रूल ऑफ कॉन्डक्ट से बेरा रवी करता है तो वो अपने मुवक्किल के साथ ज़्यादती कर रहा है, मुल्क के जुडिशल सिस्टम के साथ ज़्यादती कर रहा है, अदालत के तकद्दस को पामाल कर रहा है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब से सियासतदान वकीलों को अपना आला कार बनाकर उन्हें इतना बड़ा कर दिया कि वो समझते हैं कि हमने आसमान को संभाला हुआ है, या भूख है जिसने इतना कर दिया है कि हम गुंडे भी मशहूर होंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये है कि वो कई बात औक़ात ये समझते हैं कि जज भी ठीक नहीं है। इतने सारे एलिमेंट हैं जिन्होंने ये सर कोई बीमारी तो ऐसी होती है, मसलन किसी ने गोली मार दी तो हो गया, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है कि पहले मैदा ख़राब होता है, फिर दिल ख़राब होता है, नहीं फिर कुछ और होता है, तो वो बीमारी बनती है। अब हमारे मुल्क में हमारी कौम का मैदा भी ख़राब है, दिल भी ख़राब है, दिमाग भी ख़राब है। वकील भी इसी मुआशरे की पैदावार है, वकील कोई बाहर से तो नहीं आया। जिस वक्त सर सियासतदान आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अदालतों को कुछ न समझे और कमीशन उसे बुलाए तो वो न जाए, हाँ जी, वो कहे मैं पेशावर जाता हूँ, यार वहाँ से शुरू होती है। यार लोग जो है ना, कुल नबी पाक की बड़ी प्यारी हदीस है कि तमाम लोग जो हैं अपने हुक्मरानों के रवैये को इख्तियार करते हैं। हमारा वहाँ रवैया गुस्ताखी है। सर पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, अपोजिशन वाला क्या कह रहा है, वकील भी उसी मुआशरे की पैदावार है। तो वैसे वकील को पहले जो है ना, जिस वक्त हम लोगों ने लाइसेंस लिया वकालत का, उस ज़माने तक ये था कि वकील को बयानल्फी देना पड़ता था कि अगर मैं वकालत न भी करूं तो मेरी गुज़र औकात है। अब यहाँ वकालत जो भाई हर वकील ने शाम को घर कुछ लेके जाना है अगर, तो वो सर वही कुछ करेंगे ना। और अगर कोई बंदा चाहिए ये कि वकालत और जज इनको कोई मनसब या कोई लाइसेंस सौंपने से पहले उनकी दीगर अक़दार के साथ ये भी देखा जाए कि इसका माशी बैकग्राउंड क्या है। अब जो कुछ वकील कर रहे हैं या किया है जिन्होंने, ये इंतहाई बदतमीज़ी है। और ये सर वकील जज जो है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे सरदार मुमताज़ अली ख़ान साहब कहते थे यू मे लूज़ ए केस, यू शुड नॉट लूज़ योर ग्रेस। अब उनको कोई ये सबक देने वाला भी नहीं है नी। अब ग्रेस नाम की किसी चीज़ को ये लोग जानते ही नहीं। तो ये है जी, अब क्या हो गया है, वो जो आम कहा करते थे बूढ़े, ये महफिल ना माकूला नहीं, लाहौल वाला लाहौल वाला। अब सर ये हो गया माशरा। आप क्या समझते हैं कि काले कोट की इज्जत और तौकीर बढ़ाने के लिए वकला को क्या रोल अदा करना होगा? वकला को सिर्फ वकील बनना होगा, दल्ला नहीं बनना होगा, जज का, पुलिस का दल्ला नहीं बनना होगा।
मुवक्किल का दल्ला नहीं होगा, मगर मुवक्किल का वकील होगा। वकील को वकील बनना पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा बनेगा तो फिर काले कोट को तो कोई नहीं होता। ये तो कोई ढाल नहीं है, नहीं ये कोई ढाल नहीं। आप काला पहन ले, पीला पहन ले। आवाम के ख्याल में वकला भारी फीसें ले लेते हैं और काम नहीं करते और मुकदमात की पैरवी नहीं करते। ये बद अखलाकी है। मेरे ख्याल में 60% केसेस में ये दुरुस्त है। उनको पता ही नहीं होता और केस ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, पता नहीं मैंने करना क्या है। एक तो है ना कि समझ आया और नहीं किया, गफलत है। गफलत नहीं है, यह नाइली है। सर बहुत खराब हाल हो चुका है। ये देखो टाउट फिर रहे कचहरी में, वकील से भी ये सामने खुली खुली बातें यार। क्यों नहीं? जब आप अपनी बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे? एक जज ने, जैसे आपने खुद भी फरमाया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त हैं? आप क्या कहते हैं? अच्छा, नहीं दुरुस्त हैं या नहीं, अब होना क्या चाहिए? चीफ जस्टिस को भी बुला लो, इसको भी अदालत में बुला लो। जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं, ये तो नहीं कि यहाँ इसके तो आप खिलाफ हो जाए मेंटली और इसके वकील बनकर फैसला करें। दुरुस्त साकिब निसार खुद ऑफर करे कि मैं जाता हूँ कोर्ट में, मैं पेश होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं किया। जज साहब को भी चाहिए कि वो साकिब निसार को बुलाएं, कहूँ, और कम अज़ कम उससे ये तो कहें कि इस बयान नलफी के बिलमुकाबिल अपना बयान नलफी दो कि ये बयान नलफी झूठा है शमीम का। कम अज़ कम इतनी बात तो हो। अगर ये भी ना हो तो फिर ये कोई नहीं होगा। आपका आइडियल कानूनदान कौन सा है? आइडियल कानूनदान इस वक्त जो मैंने देखे हैं, आइडियल कानूनदान किस तरह का आइडियल बनाएं कि कॉम्पिटेंस के लिहाज से, उसकी दयानत के लिहाज से, उसकी मेहनत। मेरे ख्याल में जो आपके पास अवेलेबल लोग हैं उनमें एस.एम. ज़फ़र साहब हैं। मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, वैसे मैं ऑन करता हूँ तो। आखिर में नौजवान वकला को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वकला में पैगाम ये है कि अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करो और मेहनत करो और दयानत करो। एंड डोंट लूज़ योर ग्रेस, मे बी दैट यू आर लूजिंग ए केस। नाजरीन, ये थे मारूफ कानूनदान मोहम्मद अयूब बुखारी साहब, जिन्होंने बड़ा मुफस्सल और बड़ा वज़ाहत के साथ हमें इंटरव्यू दिया और तारीख़ के औराक भी खंगाले हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको किसी और प्रोग्राम में लेकर जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।